यूरोपीय ममालिक स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक के बेहुरमती करने और जलाने के वाकयात आए रोज सामने आते हैं। इस किस्म के वाकयात से आलम इस्लाम और मुसलमानों के जज्बातों को जबरदस्त ठेस पहुंच रही है। इस साल के शुरू में इस्लामोफोबिक और फार राइट नेशनलिस्ट ग्रुप डेनिश पैट्रियट्स के अरकान और फार राइट दानिश रहनुमा रस्मस पालुदान ने तुर्की के सिफारतखाने और मसाजिद सामने मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक की बेहुरमती की ओर उसे जलाया। इस वाकयात से आलम इस्लाम में शदीद गम गुस्सा उतर आया और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत की। इसी किस्म के वाकयात के पेश नज़र अब डेनमार्क हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। इन वाकयात पर पाबंदी लगाने के लिए डेनमार्क की संसद में एक बिल लाया गया है, जिस पर संसद में खूब बहस हुई है। मालूमात के मुताबिक इस कानून के तहत कुरान पाक जलाने या बेअदबी करने वालों को 2 साल तक जेल की सजा हो सकती है। इस बिल को पेश करते हुए डेनमार्क हुकूमत ने कहा कि इस तरह के वाकयात से मुआशरे में तनाव पैदा होता है और इससे कौमी सलामती को खतरा है, इसलिए अवामी सतह पर किसी भी मजहबी मतन को जलाने या उसकी बेअदबी को जुर्म करार देने की तजवीज लाई गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिफाजत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल झारखंड की दारुल हुकूमत रांची में पीएम मोदी की हिफाजत में बड़ी चूक हुई है। आपको बता दें कि बुधवार को पीएम मोदी बिरसा मेमोरियल पार्क जा रहे थे और इसी दौरान रेडियम रोड में अचानक एक खातून पीएम की कार के आगे आ गई। क्या है ये पूरा मामला, पेश एक रिपोर्ट। आपको बता दें, पीएम मोदी बुधवार को झारखंड की राजधानी रांची में थे। पीएम ने वहां विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई और 24,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक की खबर सामने आई है। दरअसल जब बुधवार को पीएम मोदी बिरसा मेमोरियल पार्क जा रहे थे तो इसी दौरान रोडियम रोड में अचानक एक महिला प्रधानमंत्री के काफिले के कार के सामने आ गई। इसे देखते ही पीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पीएम मोदी की कार वहीं कुछ देर के लिए रुक गई। हालांकि कुछ ही सेकंड में मौके पर मौजूद पीएम की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी महिला को वहां से हटाकर किनारे ले गए और उससे पूछताछ शुरू कर दी। वहीं महिला के अचानक काफिले में घुसने की वजह से काफिले की गाड़ियों में इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। पीएम मोदी का काफिला रुकने की वजह से तुरंत एनएसजी और दूसरे सुरक्षा गार्ड्स के बीच हड़कंप मच गया और सभी अलर्ट हो गए। पीएम मोदी की सुरक्षा टीम और पुलिस के जवान तुरंत महिला को सड़क किनारे ले गए। इसके बाद पीएम का काफिला आगे की ओर बढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री के काफिले के आगे बढ़ने के साथ ही पुलिस उस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ करती रही। बताया जा रहा है कि महिला अपनी कुछ समस्याओं को पीएम मोदी के सामने रखना चाहती थी, इसी वजह से वो पीएम के काफिले में घुस गई थी। दिल्ली में फिजाई आलूदगी अभी भी जारी है। इसी को लेकर दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने बताया कि अभी जो सूरत हाल बन रही है उससे ये मुमकिन है कि आलूदगी अगले 2 से 3 दिनों तक बहुत खराब के जुमरे तक पहुंच जाएगी। आज होने वाली मीटिंग में फैसला किया गया है कि GRAP के कवानीन को जमीनी सतह पर नाफिज करने के लिए इंस्पेक्शन को तेज किया जाए। ऐसी संभावना बन रही है कि अभी अगले 2-3 दिनों तक ये वेरी पुअर कैटेगरी में ही रहने की संभावना है, क्योंकि अगर देखें तो कल का जो प्रेडिक्शन है, तो कल का प्रेडिक्शन में हवा की स्पीड जो है वो 4 से 8 यानी लो में ही रहने की स्थिति में अनुमान लग रहा है। 18 तारीख को भी देखें तो उस दिन भी 6 से 7 ही स्पीड है। भोपाल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, अजब गजब की हो गई है कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मनोरंजन कर रही है। अब प्रियंका जी इतना नीचे उतर सकती हैं, ये मेरी कल्पना नहीं थी। एक्टर बोलना, फिल्मों के नाम लेना और उसमें फिर फिल्म कोई मोदी जी के नाम पे बने, कोई मामा के नाम पर बने। अब चुनाव एक्टिंग के लिए होता है क्या? चुनाव फिल्मों के लिए होता है क्या? चुनाव कोई सलमान खान के नाम पे होता है क्या? चुनाव काहे के लिए होता है? चुनाव होता है जनता के मुद्दों पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में वाक़े पंपोर इलाके में फिरके वाराना हम आहंगी की मिसाल देखने को मिली। यहाँ कस्बे के मुसलमान पड़ोसियों ने एक कश्मीरी पंडित की आखिरी रसूमात अदा करने में मदद की। इस कश्मीरी पंडित का गुज़िश्ता शाम इंतकाल हो गया था। अशोक कुमार वांगू का गुज़िश्ता रोज पंपोर के दरंगाम्बल में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया था। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। कश्मीरी पंडित बिरादरी ने अशोक की मिट्टी को जम्मू ले जाने के बजाय पंपोर में ही आखिरी रसूमात अदा करने का फैसला किया।
हर सुख दुख में साथ खड़े होने के लिए कश्मीरी पंडित बिरादरी के मेंबरान ने मकामी मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। अशोक के इंतकाल की खबर सुनते ही मोहल्ले और आसपास के मुस्लिम फौरन मौके पर पहुंच गए थे। बता दें कि ये इलाका हमेशा से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए जाना जाता रहा है। जमीयत उलेमा हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने मुस्लिम बिरादरी के मेंबरान से कहा कि वो 8वीं जमात के बाद लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल खोले। मदनी का कहना है कि उन्होंने ये बात इस बुनियाद पर कही है कि लड़कियों को मखलूत तालीमी इदारों में निशाना बनाया जा रहा है। मौलाना मदनी ने उत्तर प्रदेश के देवबंद शहर में मगरिबी यूपी के ओहदेदारों की एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का जिक्र किया। इस मौजू को लेकर जमीयत के रियासती नायब सदर मौलाना नजर ने कहा कि हम अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए परेशान हैं, क्योंकि माजी में चंद तंजीमों ने ऐलान किया था कि अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान लड़की को उससे शादी करने पर राजी करता है तो उसे माली इमदाद और 6 माह के लिए मुफ्त रिहाइश जैसे सहूलियात से नवाजा जाएगा। मौलाना नजर ने आगे ये भी कहा कि ऐसा रुझान मुआशरे में भाईचारे और हम आहंगी के लिए खतरनाक है। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद ने यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है। उन्होंने यूपी में चल रहे मदरसों की पहचान को लेकर ये खत लिखा है। उन्होंने खत में जिक्र किया है कि गैर तस्लीम शुदा मदारिस के सर्वे को 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। ऐसे मदारिस को तस्लीम करने के लिए हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई। यूपी में कई मदारिस को 8 सालों से तस्लीम नहीं किया गया है। 8.5 मदरसों का सर्वे 1 साल पहले हुआ था। इफ्तिकार अहमद ने मजीद कहा कि 7.5 लाख बच्चों का मुस्तकबिल हुकूमत की वजह से तारीकी में है। यूपी के मदारिस में 90 से 95% बच्चे पसमानदा बिरादरी के हैं। राजस्थान के चूरू से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, हम यहाँ गरीबों की सरकार चलाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी लागू किया। भारत में पहली बार किसानों को टैक्स देना पड़ रहा है। उन्होंने नोटबंदी कर सभी छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लागू किए। पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। नोटबंदी की, सारे के सारे छोटे व्यापारियों को उन्होंने खत्म कर दिया। जहां भी देखो अदानी जी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स उनके, पोर्ट्स उनके, सीमेंट प्लांट उनके, सड़क उनके। वहीं राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होने पर मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, ये मैनिफेस्टो अगले 5 सालों के लिए हुकूमत के वजन दस्तावेज के तौर पर काम करेगा। हमने राजस्थान के लाखों लोगों से मशवरा करने के बाद ये मैनिफेस्टो बनाया है। आने वाले 5 साल में, क्योंकि ये अवश्यंभावी है और उतना ही अवश्यंभावी है जितना ये कि कल का सूर्योदय पूरब से होगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। और ये घोषणा पत्र आने वाले 5 साल में सरकार के विजन डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इस घोषणा पत्र को हमने राजस्थान के लाखों लाख लोगों से कंसल्ट करके उनकी भावनाओं के अनुरूप इस घोषणा पत्र को तैयार किया। राजस्थान के कोटा में एक अवामी इजलास से खिताब करते हुए यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने बरसों मुल्क पर हुकूमत की, लेकिन बदले में सिर्फ मसाइल दिए। कांग्रेस को राजस्थान में बरसों हुकूमत करने का मौका मिला। और क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनवाते हैं। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पे शासन किया, लेकिन बदले में समस्याएं दी। आपके राजस्थान में भी यही चीज है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा समय तक शासन करने का अवसर मिला राजस्थान में, और गत 5 वर्ष का कार्यकाल भी राजस्थान के लिए है। बहुत लंबा समय नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप उससे पहले के 5 साल वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और कांग्रेस नेतृत्व की से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार के कार्यकाल की तुलना करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज जयपुर में राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि सबसे पहले सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बुनियादी उसूल के साथ तरक्की होगी। जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें कुछ मूल बातें आपको देखने को मिलेगी और विस्तृत में आपको ये सारी बातें मिलेंगी, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो 3 बातों पर केंद्रित है। सबसे पहले कि
डेवलपमेंट और विकास का जो मूल प्रिंसिपल है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको एक दृष्टि से देखना और उनका विकास करना। उत्तर प्रदेश के इटावा में 12 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा रेल हादसा पेश आया है। दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस आग की चपेट में आ गई। मालूमात के मुताबिक ट्रेन के 6 कोच में आग लग गई। इस हादसे में अभी तक 19 रेल यात्री जख्मी हुए हैं। मुतासरीन रेल मुसाफिर छठ पूजा में शामिल होने के लिए बिहार और यूपी के अलग अलग जिलों की जानिब जा रहे थे। उत्तर प्रदेश का इटावा एक के बाद एक 2 बड़े रेल हादसों से दहल गया है। छठ से पहले यूपी के इटावा में पिछले 12 घंटे में दूसरा ट्रेन हादसा हो गया है। बता दें, इटावा में वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की भी एक बोगी में आग लग गई है। ये आग पेंट्री कार के बगल वाली S6 बोगी में लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 19 बोगियों के घायल होने की खबरें हैं। गौरतलब है कि ज्यादातर जख्मी होने वाले लोगों में पूर्वी यूपी के यात्री हैं। जख्मी 11 रेल यात्रियों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भेजा है। वहीं 8 रेल यात्रियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं ट्रेन में आग लगने की घटना पर SP ग्रामीण सत्यपाल सिंह ने कहा कि दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस की S6 कोच में आग लगी। रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई और इस घटना में अब तक कोई घायल नहीं हुआ है।